Hello students, myself Dr. यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। बेटा पहले मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक पॉइंट। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन ऑकर्स इन लीवर विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो लीवर में होते हैं हेपेटोसाइट्स और उसमें होता है हेपेटोसाइट्स, मतलब लीवर सेल्स के अंदर का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेडिसिन को या ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है और एक्सक्रीशन में मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उसका पॉइजनस कंटेंट कम करता है। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग वेरियस मेडिसिन इन लीवर। ये फंक्शन मुझे आपको एक बार एक्सप्लेन करना था। फिर विटामिन ए वाला जो पार्ट था मैंने लास्ट इसमें अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। विटामिन ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विटामिन ए डेरिवेटिव्स बनाता है। ठीक है, इन रेटिनल सेल्स ऑफ आवर आई, हमारे आई में होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, तो रॉड्स से रिलेटेड विजुअल पिगमेंट्स वो बनाता है जो विजन में मदद करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन पढ़ते वक्त ड्यूरिंग चैप्टर ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर मैंने आपसे कहा था ग्लाइकोसाइलेशन, ये वाला जो पॉइंट है ये आज हमें डिस्कस करना है जब हम गोल्गी apparatus के फंक्शंस पढ़ेंगे तब। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड अबाउट गोल्गी apparatus। सो गोल्गी apparatus वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व या डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी इन द ईयर 1898। ठीक है, आपको ये रेफर करना है NCERT के पेज नंबर 133 से। These are densely stained reticular, मतलब नेटवर्क। ठीक है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। दे वेर लेटर नेम गोल्गी बॉडीज आफ्टर कैमिलो गोल्गी। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्ने अबाउट 0.1 to 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। ठीक है, सो सिस्टर्ने जैसा हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, वैसे गोल्गी apparatus आर मेनली मेड अप ऑफ सिस्टर्ने। दे ऑल्सो हैव ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर जैसे, लेकिन हमारी NCERT मेंशन करती है दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स और सैक कॉल्ड एज सिस्टर्ने अबाउट 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये एक दूसरे पर लाइक द कॉइन्स के जैसे एक दूसरे पर दे आर स्टैक अबोव ईच अदर। सेल टू सेल वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्ने हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई गोल्गी कॉम्प्लेक्स 4 सिस्टर्ने से बना हो सकता है, कोई 6 सिस्टर्ने से, कोई 8 सिस्टर्ने से। दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस और उसको 2 फेस होती है जैसा मैंने इस डायग्राम में बताया है। ठीक है, ये है जो मैंने एरो से बताया सिस फेस, इसे हम कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस भी कहेंगे। तो आप याद रखना कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेज, और दूसरी फेज कॉनकेव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। ठीक है, आई विल रिपीट कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेज और दूसरी कॉनकेव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। याद रखना सिस फेज को CGN नेटवर्क भी कहते हैं। ओके, सिस गोल्जी नेटवर्क, CGN का लॉन्ग फॉर्म है सिस गोल्जी नेटवर्क, और कॉनकेव को कहते हैं TGN, दैट इज ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो आप ये याद रखना। फिर जैसा आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इसका मेन फंक्शन होता है गोल्गी apparatus का पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स सेल में तैयार होते हैं उसे वो पैक करता है, मॉडिफाई करता है ताकि वो इंट्रासेलुलर टारगेट्स तक, मतलब इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर के टारगेट्स तक पहुँचे, या बाहर सेल के बाहर अगर उस मॉलिक्यूल को पहुँचाना है, उस प्रोडक्ट को पहुँचाना है, उसमें भी वो मदद करता है पैकेजिंग। तो ये मटेरियल्स को पैक करता है। फिर सिस और ट्रांस फेज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है अगर कोई मटेरियल जिसे पैकेजिंग करना है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, गोल गोल वेसिकल्स के फॉर्म में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आकर सिस फेज से मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ मार्कर। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ER से निकल कर एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम से निकल कर वो सिस फेज में आता है मटेरियल, ठीक है। दे फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी एपरेटस। फिर सिस फेज से फॉर एग्जांपल ये गोल वो मटेरियल है, सिस फेज पे आया और सिस फेज से फिर हो जाता है ट्रांस फेज की तरफ, ठीक है। इट मूव्स फ्रॉम सिस फेज ऑफ द गोल्गी एपरेटस टूवर्ड्स मैच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज, ठीक है। इसलिए आप ये बात कह सकते हो कि गोल्गी एपरेटस ऑलवेज रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ प्रोटीन बन के आए, यहाँ पर वो मॉडिफाई होते हैं। मॉडिफिकेशन के वक्त पहले वो सिस फेज में या कॉन्वेक्स फेज में जाते हैं और फिर वहाँ से ट्रांस फेज में जाकर पैकेज होकर ट्रांस फेज से बाहर जाते हैं। अगर सेल के अंदर ही उन्हें काम करना है तो वहाँ ही काम करेंगे या सेल के बाहर भी वो जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोटीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत सारे प्रोटीन्स जो RER दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं गोल्गी एपरेटस के सिस्टरने में एंड देन दे आर रिलीज वाया द ट्रांस फेज। तो ये NCERT में भी दिया है, आप वहाँ से साइमल्टेनियसली पढ़ लेना, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर याद रखना गोल्गी एपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो हम नोट्स के मदद से वो देखते हैं फंक्शंस, कुछ और फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस। तो आप देख सकते हो, ये पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन को आप आपके नोटबुक में लिखना कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। तो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और गोल्गी एपरेटस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। तो आप याद रखना G फॉर गोल्गी, G फॉर ग्लाइकोप्रोटीन और G फॉर ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखना। फिर आप याद रखना कुछ ऐसे फंक्शन जो आगे हमें सिलेबस में काम आएंगे। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लाइजोसोम। तो लाइजोसोम नाम का सेल ऑर्गेनेल बनाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ गोल्गी एपरेटस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर मेल गैमेट दैट इज स्पर्म का हेड वाला स्ट्रक्चर में रहता है एक्रोसोम, जो हम स्टैंडर्ड 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें एंजाइम्स होते हैं टू पेनिट्रेट द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। तो ये एक्रोसोम भी बनता है गोल्गी एपरेटस से। तो 12th में ये मैं जब आपको 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब मैं आपको पूछूंगा एक्रोसोम इन स्पर्म हेड इज प्रोड्यूस बाय, तो तब बेटा आपको याद आना चाहिए इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम गोल्गी एपरेटस। फिर वो सेल डिवीजन के बाद नए सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनाने में भी मदद करता है। तो साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन के वक्त या उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनाने में भी मदद करता है। ये हम पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के वक्त। तो जैसा मैं हर लेक्चर में कहता हूँ बेटा, क्या ये लेसन बहुत बेसिक है और पूरा कनेक्टेड है पूरे सिलेबस से। आप इस फंक्शंस के ज़रिए भी वो पता लगा सकते हो, जैसा हमने 2 से 3 चैप्टर्स के यहाँ रेफरेंस अभी आपको बताया, ठीक है। माइक्रोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनेल भी बनता है गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर गोल्गी बॉडी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है ओवम दैट इज़ फीमेल गैमेट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स। इन एनिमल सेल्स मतलब इन गैमेट, फीमेल गैमेट ऑफ एनिमल्स। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन प्लांट। तो सेल प्लेट बनती है सेल डिवीजन के वक्त। तो सेल प्लेट कब बनती है? सेल डिवीजन के वक्त। किस में बनती है सेल प्लेट? प्लांट सेल में। तो वहाँ पर भी गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपने सुना होगा एग में रहता है योल्क। योल्क इज डिपॉजिटेड अराउंड द गोल्गी एपरेटस और उसको बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। सो वाइटेलोजेनेसिस इन oocytes ऑफ एनिमल। oocytes मतलब गैमेट रिलेटेड सेल्स या गैमेट सेल्स या फीमेल गैमेट से रिलेटेड सेल्स
जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे 12th में। तो oocytes में, इन oocytes ऑफ एनिमल्स डैश फंक्शंस एज द सेंटर अराउंड विच योल्क इज डिपॉजिटेड। ये क्लासिक क्वेश्चन आ सकता है। आई विल रिपीट, इन oocytes ऑफ एनिमल्स डैश सेल ऑर्गेनेल फंक्शंस एज द सेंटर अराउंड विच योल्क इज डिपॉजिटेड। तो आप कहोगे गोल्गी एपरेटस फंक्शंस एज द सेंटर अराउंड विच योल्क इज डिपॉजिटेड। ठीक है, तो योल्क दैट इज मेनली कंपोज ऑफ फैट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज विटेलोजेनेसिस। तो ये कुछ फंक्शंस हमने पढ़े गोल्गी एपरेटस के। गोल्गी एपरेटस को प्लांट्स में डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। याद रखना, डिक्टियोसोम्स आर अनकनेक्टेड यूनिट्स। ठीक है, उसे मिडलमैन, लाइपोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। जैसा हमने पहले ही पढ़ा, सिस फेज, ट्रांस फेज एंड इट एक्ट एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो बेटा अभी हम और एक फंक्शन देख लेते हैं गोल्गी एपरेटस का, दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ग्लाइकोसाइलेशन ऑकर्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ गोल्गी एपरेटस में भी ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो इन दोनों सेल ऑर्गेनेल्स के मदद से ग्लाइकोसाइलेशन होता है। बट व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन? ग्लाइकोसाइलेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ता है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे लिपिड से, प्रोटीन से, उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शन है, गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आप और एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 133 और 134 पर इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आपको तरीका पता होना चाहिए बेटा। ये लेक्चर के साथ साथ आपको एनसीईआरटी रेफ़र करनी है, साथ ही साथ नोट्स भी अपनी रेफ़र करनी है। अभी हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के कुछ पॉइंट्स नोट्स में से मैं आपको बता देता हूँ। इट एक्ट एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिव एट एसिडिक pH 4 to 5। दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग स्टेजेस उसकी होती है, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एंड दे वर डिस्कवर्ड बाय द पर्सन और CD डू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए लाइजोसोम्स के बारे में। दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब हम स्लाइड के जरिए उनको उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसा गोल्गी एपरेटस वाज आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, सिस्टर ने उसमें था, वैसा ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड है। कितनी मेम्ब्रेन होती है इसमें? सिंगल मेम्ब्रेन। These are membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in Golgi apparatus. So they are formed in Golgi apparatus. फिर आपको एक सिस्टम याद रखनी है, G फॉर गोल्गी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L फॉर लाइजोसोम्स। ये जुड़े हुए होते हैं, ये साथ में काम करते हैं, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम्स। They are active at acidic pH. They have hydrolytic enzymes like lipases, proteases, carbohydrases. लाइपेजेस लिपिड को ब्रेक करेगा, जो हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, प्रोटीएजेस प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट को। दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सेल इटसेल्फ। दे ऑकर इन ऑल एनिमल सेल्स एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। इन प्लांट एंड फंगाई देयर फंक्शन इज टेकन ओवर बाय वैक्यूल्स। तो इनका फंक्शन उसमें वो कम रहते हैं, उनका फंक्शन, लाइजोसोम्स का फंक्शन इज टेकन ओवर बाय वैक्यूल्स इन प्लांट्स एंड फंगाई। एनिमल्स में आरबीसीज छोड़कर सभी सेल्स में लाइजोसोम्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो होते हैं डब्ल्यूबीसीज में। ओके, जो आप सर्कुलेशन वाले टॉपिक में पढ़ोगे। फिर हम देखेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइजोसोम। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉर्फोलॉजी, मतलब उनका स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, 4 टाइप्स ऑफ लाइजोसोम्स आर देयर। प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम, टर्शरी लाइजोसोम एंड ऑटोफैगोसोम। तो प्राइमरी लाइजोसोम्स आर स्मॉल इन साइज, दे हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दे डेवलप फ्रॉम गोल्गी बॉडी। तो जैसा इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो डिराइव होता है लाइजोसोम जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी लाइजोसोम। ठीक है,
फिर what is secondary lysosome? It is also called as heterophagosome. It is also called as digestive vacuole. A secondary lysosome is formed by fusion of food containing phagosome with lysosome. याद रखना, phagosome प्लस lysosome इज इक्वल टू सेकेंडरी लाइजोसोम, जैसा मैंने इस डायग्राम के मदद से बताया है। phagosome मतलब आप ऐसा कंसिडर करना, एक सेल है, ठीक है, एक बॉक्स है, वो एक सेल है, उस सेल के अंदर एक फूड पार्टिकल आया है, जब वो फूड पार्टिकल लाइजोसोम के अंदर चला जाता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। सो इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ फूड कंटेनिंग फैगोसोम विथ लाइजोसोम, ठीक है। फिर इस डायग्राम के मदद से मैं आपको बताता हूं, आपको यहां पर दिखेगा फैगोसाइटोसिस, ठीक है, एक फूड पार्टिकल आप देख सकते हो, और ये मैंने लेबल किया है सेकेंडरी लाइजोसोम को। तो ये जो ब्लू कलर का ये यहाँ पर जो लेबलिंग है दैट इज़ फूड पार्टिकल, और अभी वो लाइजोसोम के अंदर है। तो जब किसी लाइजोसोम के अंदर फूड पार्टिकल रहेगा, द लाइजोसोम हैविंग फूड पार्टिकल, इट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी लाइजोसोम। फिर बेटा वो फूड पार्टिकल का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद जो बच जाएगा, ठीक है, डाइजेशन के बाद जो बच जाएगा अनडाइजेस्टेड मैटर, उसे कहेंगे टर्शरी लाइजोसोम। तो वो लाइजोसोम जिसमें अनडाइजेस्टेड मैटर रहेगा दैट विल बी कॉल्ड टर्शरी लाइजोसोम, इसलिए उसे रेसिडुअल बॉडी भी कहेंगे। सो टर्शरी लाइजोसोम्स आर दोज लाइजोसोम्स इन विच ओनली इनडाइजेस्टेबल या अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल्स हैव बीन लेफ्ट, ठीक है, जो डाइजेस्ट हो गया वो तो एसिमुलेट हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा, जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो लाइजोसोम्स के अंदर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा उसे कहेंगे टर्शरी लाइजोसोम या रेसिडुअल बॉडी। फिर वो टर्शरी लाइजोसोम एक्सोसाइटोसिस नाम के प्रोसेस से इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सेल इनटू द इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, जिसे ईफेजी भी कहते हैं। सो विच लाइजोसोम? टर्शरी लाइजोसोम। कभी कोई पर्सन में टर्शरी लाइजोसोम के फंक्शनिंग में गड़बड़ी होती है, ठीक है, उस गड़बड़ी के कारण हो सकते हैं कुछ डिसऑर्डर्स जिसे कहते हैं स्टोरेज डिसऑर्डर्स। तो आपको अगर सवाल आता है स्टोरेज डिसऑर्डर्स या स्टोरेज डिसीजेस ऑकर ड्यू टू डिफेक्ट इन डैश, अगर सिंपल पेपर रहा तो आपको पूछेंगे गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, तो आप टिक करोगे लाइजोसोम। और डिफिकल्ट पेपर रहा तो वो टाइप पूछेंगे प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम या टर्शरी लाइजोसोम, तो आप कहोगे टर्शरी लाइजोसोम। तो 12th में जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो स्टोरेज डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पढ़ने में आएगा, तब मैं आपको पूछूंगा स्टोरेज डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू डिफेक्ट इन फंक्शनिंग ऑफ, तो आप कहोगे टर्शरी लाइजोसोम या रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। फिर एक पिगमेंट होता है जो मैं यहाँ लिखता हूँ लाइपोफुसिन। तो लाइपोफुसिन पिगमेंट के जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं वो भी टर्शरी लाइजोसोम्स में होते हैं। वो एजिंग या एज होने वाले सेल्स में वो पाए जाते हैं, जैसे लीवर सेल्स की एज होने के बाद, किडनी, हार्ट मसल, रेटिना, नर्व सेल्स की एज होने के बाद ये लाइपोफुसिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो लाइपोफुसिन ग्रैन्यूल्स आर सीन इन, तो उसका आंसर भी रहेगा टर्शरी लाइजोसोम्स ऑफ एजिंग सेल। नॉर्मल सेल में नहीं, जो सेल की एजिंग हो रही है, मतलब उसकी जो ग्रोथ हो गई है, जो सेल बूढ़ा हो गया है, उसमें वो लाइपोफुसिन पिगमेंट ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो टर्शरी लाइजोसोम, ठीक है। फिर व्हाट आर ऑटोफैगोसोम्स, वो अभी हम पढ़ते हैं। These are formed by fusion of number of primary lysosomes around degenerated intracellular organelle। जैसा ये एक सेल है और ये बहुत सारे प्राइमरी लाइजोसोम हैं। अभी बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स अगर डीजनरेट हो गए और ये सेल को अभी डेथ होने वाला है इस सेल का, तो वहाँ पर ऑटोफैगोसोम्स नाम का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम्स, बहुत सारे प्राइमरी लाइजोसोम्स आकर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स या डीजनरेटेड सेल के पास वो जुड़कर वो सेल को मार देते हैं, ठीक है।
और वो जो सेल की जो डेब्रिस रहती है, डेब्रिस मतलब वो सेल का जो वेस्ट मटेरियल रहता है वहाँ पर डाइजेशन या उस सेल की डेथ के बाद का जो मटेरियल, उसको वापस रिसाइकल करके नया सेल बनाने में मदद करते हैं। इसलिए हम लाइजोसोम्स को डिस्पोजल बैग्स भी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं लाइजोसोम्स को? डिस्पोजल बैग्स। ये फंक्शन के कारण डिस्पोजल बैग्स या रिसाइकलिंग सेंटर्स ऑफ द सेल। तो लाइजोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज डिस्पोजल बैग्स या रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, फिर आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्रोग्राम सेल डेथ, जो आप आपके एमबीबीएस के सेकंड ईयर में पढ़ोगे पैथोलॉजी में। प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड अपोप्टोसिस। 11th-12th के लेवल पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अपोप्टोसिस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम सेल डेथ। हर सेल को एक वक्त के बाद उसका डेथ होता है। अगर वो डेथ प्रॉपरली नहीं हुआ तो वो सेल कैंसरस हो जा सकता है और कैंसर हो सकता है। तो अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म बहुत ही ज़रूरी है सेल के लाइफ में, जो हम सेल साइकिल वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए लाइजोसोम्स हेल्प इन अपोप्टोसिस। व्हाट इज अपोप्टोसिस? अपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, ये पॉइंट आपको पढ़ना है। तो मैंने बहुत ही स्लो पेस से आपको सिखाया है क्योंकि इट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट लाइजोसोम, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी में अपने 5 to 6 लाइन्स में ही इसे कवर किया है, लेकिन नीट में इसमें डिटेल में सवाल आते हैं। ठीक है, बाहर से इसमें सवाल आ सकता है लाइजोसोम्स पे आउट ऑफ एनसीईआरटी। फिर एक मैंने डायग्राम के मदद से आपको बताया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स आया, फिर प्राइमरी लाइजोसोम, फिर जैसा मैंने आपको बताया सेकेंडरी लाइजोसोम, फिर टर्शरी लाइजोसोम में अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, वो सेल के बाहर गया, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ये डायग्राम आप आपके नोटबुक में निकाल के रखना। आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे पूछना, कॉल करके पूछना। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ आस्क बेटा। तो ये डायग्राम अच्छे से आप इस वीडियो के ज़रिए डायग्राम आपके नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। तो ये कंसेप्ट आपको समझेगा अबाउट प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम, टर्शरी लाइजोसोम और ऑटोफैगोसोम। फिर 12th में भी और कुछ हम फंक्शंस उसके पढ़ने वाले हैं लाइजोसोम्स के रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के साथ। अभी हम लास्ट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज अबाउट वैक्यूल्स। सो वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं लार्ज और परमानेंट, एनिमल सेल में होते हैं स्मॉल और टेम्पररी। द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, सो इट इज ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट में ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो वैक्यूल बहुत बड़ा भी हो सकता है। वेरियस टाइप ऑफ वैक्यूल्स आपको पता होना चाहिए, सैप वैक्यूल्स, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स और एयर वैक्यूल्स। सैप वैक्यूल्स हैज सैप मतलब इट हैज़, वो लिक्विड होता है, उसमें होता है वाटर, फिर मिनरल सॉल्ट्स, शुगर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, पिगमेंट्स लाइक एंथोसायानिन, एंथोजैंथीन्स। ठीक है, एंथोसायानिन मतलब ब्लू पर्पल कलर का पिगमेंट, एंथोजैंथीन मतलब येलो। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स हो सकते हैं सैप वैक्यूल्स में। फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दिखते हैं प्रोटिस्ट में, जैसे अमेबा और पैरामोशियम नाम के ऑर्गेनिजम्स में। दे हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। अभी मैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आपको डिक्टेट करता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम द सेल। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ nitrogenous waste from the body or from the cell. What is osmoregulation? Osmoregulation is maintenance of salt and water balance in the cell. Osmoregulation is maintenance of salt and water balance in the cell. तो ये definitions आप याद रखना। तो contractile vacuoles help in excretion and osmoregulation in amoeba. Amoeba, it's a organism belonging to kingdom Protista, as well as Paramecium also belongs to Protista. फिर फूड वैक्यूल्स जैसा अभी हमने पढ़ा था, लाइजोसोम प्लस फैगोसोम जो सेकेंडरी
लाइजोसोम थे उन्हें कहते हैं फूड वैक्यूल या डाइजेस्टिव वैक्यूल, तो उससे रिलेटेड है। इट हैज़ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ वेरियस फूड। तो फूड वैक्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ लाइजोसोम प्लस फैगोसोम, मतलब फूड पार्टिकल। फिर एयर वैक्यूल्स आर सीन इन प्रोकैरियोट्स, दे आर नॉट सीन इन यूकैरियोट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सूडो वैक्यूल्स या गैस वैक्यूल्स, दे स्टोर गैसेज, प्रोवाइड बॉयंसी। बॉयंसी मतलब गैस के मदद से वो प्रोकैरियोटिक सेल को फ्लोट होने में मदद होती है। अगर वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है तो उसे कहते हैं बॉयंसी ड्यू टू गैस। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, वो सेल को हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको वैक्यूल के बारे में याद रखना है। फिर प्लांट्स में टोनोप्लास्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अक्रॉस एंड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। इसलिए वैक्यूल में उनका कॉन्सेंट्रेशन हायर रहता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल सॉल्यूट्स वगैरह वैक्यूल में कलेक्ट होते हैं, हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल दैन इन द साइटोप्लाज्म। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आज के लेक्चर में हमने कवर किया गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स। थैंक यू।